वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज से मैं आप लोग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो बीच में ब्रेक कर दिया था क्योंकि बहुत सारे काम हैं। आप ही लोग के लिए न्यू डॉन पे लगा हुआ था और अब कंप्लीट भी हो गया लगभग। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो सेमिनार है वो 17 को है, 17 जनवरी, और दिन मंगलवार है। और आप सभी जो भी मेरे विद्यार्थी, जो भी मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रयागराज के कोई भी स्टूडेंट्स हैं और इस ग्रैंड सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं, वो मेरे एकेडमी पे आ सकते हैं और उनका मोस्ट वेलकम है। जो भी विद्यार्थी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर प्रयागराज में अगर वो इस नियर बाई रह रहे हैं तो हमारे 17 जनवरी को हमारे एकेडमी पे वो उनका वेलकम है, स्वागत है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज का हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और उसी की रिगार्डिंग एसएससी जीडी का ही पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। और इसके बाद तुरंत बैक टू बैक आपकी मैथ की भी क्लास चलेगी, मैथ्स क्लास चलने वाली है। तो अभी मैं पहले रीजनिंग करा दूं, इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा होगा। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य सी डी एफ जी एच आई जे के जे और के हैं। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। जी आई की माँ है। जे सी की पत्नी है। सी आई के दादा हैं। ई सी की इकलौती पुत्री है। के एफ और एच की पुत्री है। शिक्षक की पत्नी कौन है? ये ऐसा इसने पूछा है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि क्वेश्चन तो दोनों लैंग्वेज में है और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को आपको देखना चाहिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, राइट। देखो, संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, जैसा कि आपको मेंशन है। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। देखो, ओके। एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य सी डी एफ जी एच आई जे और के है। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। तो आप इस तरह से मैरिड कपल बना सकते हैं। यहां पर आपको बता दें कि जो ट्रायंगल है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और जो सर्किल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो और जो बराबर का निशान है मैरिज को बताता है। जैसा कि जो बच्चा मेरे से ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा वो मेरे सिंबल को जानता होगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है। डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। ई और एफ का भाई है कौन? डी। और भाई है तो मेल होगा और क्या है? शिक्षक है, तो इसको आप शिक्षक बना दिए। फिर क्या कहता है? जी आई की माँ है। अब जी जो है वो क्या है? माँ है। किसकी माँ है? आई की माँ है। जी आई की माँ हो गई। फिर कहता है जे सी की पत्नी है। जे किसकी पत्नी है? सी की पत्नी है। ओके, जे सी की पत्नी है। चलो, महिला है ये, सी की पत्नी है तो सी पुरुष हो जाएगा। ओके, फिर क्या कहता है? और सी आई के दादा है। सी आई के दादा है। तो देखिए, सी आई के दादा है ना। तो एक बार मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी देखना चाहूंगा। सी अगर आई के दादा हैं तो यहां पे आप देखिए क्या दे रहा है। सी आई के दादा हैं। सी इज द ग्रैंडफादर ऑफ आई। देखिए, कभी इंग्लिश में ग्रैंडफादर नाना को भी बोलते हैं, दादा को भी बोलते हैं। अगर वहां पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर अगर लिख देता है तो उससे और चीजें क्लियर हो जाती हैं, मगर यहां पर वो लिखा नहीं है, दादा ही लिखा है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग दादा ही बना लेंगे, ठीक है, दादा ही बना लेंगे। तो अब देखिए क्या कहता है। कहता है कि सी आई के दादा हैं। तो मैं पहले सी को दादा बना लेता हूं। किसका? आई का, ठीक है। सी आई के दादा हो गए। अब क्या कहता है? सी आई के दादा हैं। ई सी की इकलौती पुत्री है। ई जो है सी की इकलौती पुत्री है। यहां पर ई को बना सकते हैं आप, इकलौती पुत्री है, कोई बात नहीं। ई सी की इकलौती पुत्री है। पुत्री इकलौती होने का मतलब ये नहीं होता है कि पुत्र नहीं है। पुत्री इकलौती है, पुत्र और भी हो सकते हैं, है ना। ई सी की इकलौती पुत्री है। के एफ और एच की पुत्री है। के जो है एफ और एच की पुत्री है।
यप और यच की पुत्री है, मतलब ये लोग स्पाउस होंगे, इसमें एक कोई ना कोई मेल होगा और एक कोई ना कोई फीमेल होगा, ठीक। अच्छा, अब क्या कहता है, डी शिक्षक है, ई और यफ का भाई है, ई और यफ का भाई है, ओके। तो ई और यफ का भाई है कौन, डी, तो डी मेल होगा, ई का और यफ का भाई है, तो डी का जेंडर क्लियर है और ये शिक्षक भी है, कोई बात नहीं, यहां पर ऐसे बना लो। पहले आपको क्या करना है कि जब ब्लड रिलेशन की पजल आती है तो पहले जो जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं ना उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि बना के रख लेना है, बाद में कोरिलेट किया जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, जी आई की माँ है, भाई जी कौन है, आई की माँ है, अच्छा, तो जी आई की माँ है तो इनकी शादी कर दें हम जी से, तो जी आई की माँ लगने लगेगी, जी आई की माँ लगने लगेगी, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या कहता है, जे सी की पत्नी है, जे किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है, तो इनकी भी शादी कर दें यहाँ पर, जे सी की पत्नी है। तो देखो 3 मैरिड कपल होना चाहिए, 2 मैरिड कपल तो तुमको यहाँ पर दिखाई देने लगा, और एक जो मैरिड कपल है यफ और यच होगा, यफ और यच होगा, इसलिए होगा, और डी जो है ई और यफ का भाई है, तो डेफिनेटली यानी कि यफ ये हो जाएगा और डी जो है, या फिर डी ये हो सकता है, इसको हम डी बना लेते हैं और यहाँ पर यफ को लाते हैं, और ये यफ भी मेल होगा, इसलिए होगा क्योंकि ई इकलौती पुत्री है ना, इस यहाँ पर यफ और यहाँ पर डी हम बदल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप यफ को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यफ की शादी किससे हुई है, यश से हुई है, और यश से हुई है, और यहाँ वाले बंदे की शादी किससे हुई है, जी से हुई है, तो यहाँ पर मुझे डी ही लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, डी को वहाँ पे ला दिया, और डी जो है क्या है, ई और यफ का भाई लगेगा, देखिए ई और यफ का भाई लगेगा, और ये क्या है, शिक्षक है, इसको आप यहाँ पर शिक्षक मेंशन कर सकते हैं, शिक्षक है। इस तरह से परिवार में 9 लोगों से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अभी और भी कुछ लोग होंगे, के कौन है, के एफ और यच की पुत्री है, यफ और यच की पुत्री है, तो यहां पर मैं के यफ और यच की अगर पुत्री है तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओके, आप मोड चेंज कर रहा है क्या मिटाने के लिए, वेयर, ओके, ओके। अब देखो यहां पर क्या बोलता है, यहां पर ये बोलता है कि यफ यच की पुत्री कौन है, के, तो यफ यच की पुत्री कौन है, के, तो यच क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि यफ मेल है। क्यों मेल है, कैसे आपने इसका जेंडर डिसाइड किया, क्योंकि ई जो है इनकी इकलौती पुत्री है, इसलिए यफ मेल ही होगा, राइट। तो अब इनकी पुत्री कौन है, के है, तो यहां पर आप के को जोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। परिवार में टोटल कितने लोग होने चाहिए, 9 पर्सन होने चाहिए, आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब कुछ बन चुका है। जो भी पूछे अब आंसर कर सकते हैं आप। शिक्षक की पत्नी कौन है, तो शिक्षक की पत्नी कौन है, शिक्षक कौन है, डी है, और इनकी पत्नी कौन है, जी है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जी। शिक्षक की पत्नी कौन है, जी है। इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या बनेगा, जी बनेगा, राइट। तो आजकल देखिए पहले जो क्वेश्चन होते थे बहुत नॉर्मल पूछता था, अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आ रहा है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा बनाया जा रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। ये आपका दूसरा सवाल है, आप देख सकते हैं इसमें क्या कहता है, कूट भाषा में यहां पर बोलता है कि मयंक इज ग्रेट का कोड लिखता है री जी ने, और इसी प्रकार लिखता है ही इज एन इंडियन का कोड ये लिखता है। अब कहता है ग्रेट इंडियन कल्चर का कोड ये लिखता है। अब आपसे क्या पूछा, मयंक। तो दोस्तों देखो इसका जो स्मार्ट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए कि जब मयंक का कोड पूछ रहा है आपसे, तो आप तुरंत ये देखो कि इज कहीं कॉमन है क्या, इज कहीं कॉमन है क्या, डेफिनेटली इज यहां पे कॉमन है, तो रे जे ने में डेफिनेटली इसमें से कुछ कॉमन होना चाहिए। और क्या कॉमन है,
इसमें इज ही कॉमन है, तो यहां पर देखो रे कॉमन है, इज का कोड हो गया। तुरंत देखो कि ग्रेट कहीं कॉमन है क्या, तो ग्रेट इंडियन, यहां पर देखो ग्रेट कॉमन है, तो डेफिनेटली इनमें से कुछ कॉमन होना चाहिए वहां से। तो देखिए क्या कॉमन है, गे कॉमन है, जी ई कॉमन है, तो कॉमन है, तो इट मीन्स क्लियर कि ग्रेट का कोड क्या हो गया, जी ई हो गया, इज का कोड क्या हो गया, आर ई हो गया। तो जो भी बेटा बचेगा वो किसके लिए होगा, मैंग के लिए होगा, है ना। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। तो आंसर इसमें क्या आपका बन जाएगा, मैंग के लिए क्या कोड आ जाएगा, नी, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये है अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये अब यहां पर क्या कहता है, इसको कहते हैं फिक्स कोडिंग डिकोडिंग, जिसको आप ये भी कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी बोल सकते हैं, है ना। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा ये सब प्रयोग किया है। तो देखो क्या कह रहा है, यहां पर कहता है 24391 का कोड ये है, फिर 15678 का कोड ये है, फिर इसके बाद बोलता है इसका कोड क्या लिखा जाएगा। तो देखो अब ये देखो कि यहां पर कोई डिजिट इसमें कॉमन है क्या, 15678 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, और यहां पर 1 कहां, यहां है। यहां पे लास्ट में कॉपीराइट यूज किया गया है ना, वहां पे लास्ट में कॉपीराइट यूज किया गया है। तो अब यहां पर क्या कोड करता है, यहां पर जो है स्टार को यूज करता है, स्टार को यूज करता है। ओके, तो उसी कोड भाषा में 656565, अच्छा, तो यहां पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि कोड दो है, क्या लिखा 24391 का क्या लिखता है, नॉट इक्वल क्रॉस स्टार, ये लिखता है। ओके, है ना, स्टार, इसका कोड क्या भाई, स्टार है। 1 का कोड क्या है, स्टार है। अब यहां पर जब 1 पहले पोजीशन पे आया तो उसके रिगार्डिंग उसका कोड भी देखो स्टार बदल गया। इसका मतलब कि 1 का कोड स्टार है, 1 लास्ट में है तो स्टार लास्ट में है, 1 जब पहले पोजीशन पे आया तो स्टार भी पहले पोजीशन पे आया। इट मींस क्लियर कि स्टार 1 के लिए कोडेड है, यानी पोजीशन वाइज करिस्पॉन्ड कर रहा है। तो बस उसी में से वैल्यू निकाल करके रख देना है। यहां पर आपको बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको सीधा आपको क्या करना है, दिमाग ही नहीं आपको लगाना है, सीधा आपको क्या करना है, ठीक है, कि जो भी डिजिट दे रहा है, जैसे 6 का कोड क्या होगा, देखो यहां पर इसका कोड ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये 5 का कोड लिखना अगर आपको, तो सेकंड प्लेस वाला कोड यानी बीटा ले लीजिए, ये आ गया। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, 4 का कोड लिखना है, यहां से सेकंड नंबर ले लीजिए, ये आ गया। और 3 का कोड लिखना है तो थर्ड नंबर ले लीजिए, यहां से क्रॉस आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 का कोड लिखना है आपको, तो पहले नंबर पे क्या है, नॉट इक्वल है, ले लीजिए और ऐसा मिला लीजिए। जहां पर भी होगा ये आंसर सही होगा। तो बताइए ये आंसर किसमें है, ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ये क्वेश्चन देखो, एक कोड भाषा में बल्ब का कोड लिखता है क्या, 42124111, उसी कोड भाषा में इंच का क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख देना है, BULK, ठीक है। इसका देखो क्या लिख रहा है, इसका 2 है, 21 है, 12 है और 11 है, ठीक। यहां पर क्या लिखता है, 42 12 41 1 लिखता है। अब देखो यहां पर क्या करता है कि ठीक है 11 जस का तस लिखा, यहाँ पे 21 है और 2 42। ओके, तो यहाँ पे क्या करता है, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 21 एज इट इज लिख दिया, 21 एज इट इज लिख दिया। फिर क्या करता है, 411 लिखता है ना, 411। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो L का 12 है, 21 दूना 42, 21 का 2 गुना अगर करते हैं, 2 दूना 4, 21 दूना 42, यहाँ पे 42 लिख सकते हैं और यहाँ पर 12
42 1 12 दूना 24 लिख सकता है। के का मान 11 लिखा है। एल का मान 12 दूना 24 2 दूना 4, यू का मान 21। ओके, यहां पर आप देख सकते हो कि बेटा इसने क्या करा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके रख दिया, 2 दूना 4 हो गया, इसको एज इट इज लिख लिया और इसका 12 दूना 24 कर लिया और इसका एज इट इज लिख लिया। तो इस तरह से मेरा कोड बन गया 42 12 41 1, 42 12 41 1। तो जो इसने किया वही मुझे करना है, वही आप भी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, 9 दूना 18 एज इट इज, फिर 3 दूना 6 एज इट इज। तो 181468 181468 आंसर विल बी सी, है ना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये क्या कहते हैं, अब यहां पे कहता है टेबल का कोड ये है, तो उसी कोड भाषा में इंसर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखता है। टेबल TABLE, टेबलेट, टेबलेट को लिखता है, टैबलेट को लिखता है WYF JJR। ओके, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है 20 3 23 प्लस 3 है, और यहां पे क्या करता है 21 27 में से 2, ए का मान आप देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर आप कितना जोड़ोगे, 24 जोड़ोगे, 24 जोड़ो या 2 घटाओ बाद बराबर होता है, इसका मान 27 भी कर सकते हैं आप, ए का मान, है ना। तो 24 जोड़ो या 2 घटाओ बाद बराबर होता है। फिर इसके बाद क्या कहता है कि कितना जोड़ रहा है, 2 धन 4 प्लस 4 किया, यहां पे प्लस 4 कर दिया। फिर यहां पे क्या कर रहा है भाई, -2 कर रहा है, -2 कर रहा है। फिर 5 जोड़ दिया, फिर क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। तो देखो बहुत बढ़िया पैटर्न लगा दिया इसने। क्या करा, पहले 3 जोड़ा 2 घटाया, फिर 4 जोड़ा 2 घटाया, फिर 5 जोड़ा 2 घटाया। तो जो इसने करा वही आपको करना है, तो आंसर आ जाएगा। आप कर लो, यहां पे पहली बार क्या करना है, 3 जोड़ना है, 3 4 5 अल्टरनेट बढ़ेगा और -2 कांस्टेंट चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 जोड़ना है, 9 3 12 का मान यल हो जाएगा। फिर इसके बाद -2 करोगे तो यल आ जाएगा, और फिर इसमें 4 जोड़ोगे, 19 4 23 का मान W हो जाएगा। फिर इसमें आपको 2 घटाना है, C आ जाएगा। फिर इसमें 5 जोड़ना, 18 5 23 का मान W हो जाएगा, और इसमें से 2 घटाना R हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका आंसर बनेगा LLWCWR, LLWCWR, ये आपका आंसर बनेगा। आंसर विल बी A, राइट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये डिक्शनरी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, और जो भी बच्चा अगर जीडी का एग्जाम इस समय दे रहा होगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन उसमें जरूर आता होगा, राइट। तो इधर देखो, अब इसमें क्या कहता है, अब यहां पर जितने लेटर कॉमन है पहले तो आप उन्हें हटा देंगे। तो पी तो देखिए सब में कॉमन है, पी को हटाइए। अब देखिए, अब इसमें ए वाले पहले लिए जाएंगे, ई वाले बाद में। तो ए वाले अगर पहले लिए जाएंगे तो ए आर ए के बाद क्या है, यहाँ डी है, और यहाँ इसकी वैल्यू 12 होती है, 4 पहले होता है। तो मतलब सबसे पहले एक आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा। अब इन तीनों लोग का तुलना करेंगे, ई सब में कॉमन है, ई को हटाइए। फिर इसके बाद ए भी कॉमन है, ए को भी हटाइए। फिर इसके बाद अगर आप करेंगे तो 5 नंबर आ जाएगा यहाँ पे 3, और इसके बाद फिर 18 नंबर आएगा, तब 21 आएगा, तो 3 के बाद 4 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर बनेगा 12534, 12534, 12534। आंसर विल बी सी, राइट आंसर सी, है ना, क्लियर है ना। ओके, तो सारे बच्चे जो है आई थिंक कि आप लोग कर भी ले रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे, है ना। तो चलो इसमें शायद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, आपको देख लेते हैं। ओके ओके, अरे मास्टर तू भी है, अरे मास्टर कहाँ रह रहा आजकल, तुम्हारा पता नहीं चल रहा है। हिमांशु, ओके ओके ओके, इधर थोड़ा सा मेरा तारतम्य टूट गया था बीच में, आज से हम ज्वाइन हो गए हैं, और लगातार आप लोग की प्रैक्टिस अब चलती रहेगी, और सभी बच्चों को जो है
जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 17 जनवरी को मेरा इनॉग्रेशन है, ट्यूसडे को, तो सारे बच्चों को उस दिन आना मस्ट है। जो भी मेरे से पढ़ते हैं उनको आना चाहिए, ठीक है। देखो सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं सबका नाम भले नहीं ले पा रहा हूं, चलिए मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स कमेंट के लिए आपको जो है डिस्प्ले लगा देता हूं। कल से मैं प्रॉपरली कमेंट आप लोग का देखता रहूंगा, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ें अब, है ना। ओके, देखो सारे बच्चों को बोल दो जो भी मेरे से पढ़ रहे थे, है ना, कि अब मैं आ गया हूं। जो भी चीज़ें बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था वो आपसे कंटिन्यू हो जाएगा। जो बच्चे जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी ये क्लास बहुत यूजफुल होगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जल्दी से। ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये एनालॉजी है मेरे भाई। एनालॉजी करने के लिए मैं हमेशा आपको बताया करता हूं कि कैसे करना है। देखो Q है, G है, N है, B है, राइट। ZPWK, ZPWK। अब देखो यहां पर क्या है, 17 है और 26 है। 17 9 26 प्लस 9, और यहां पर क्या है 7 9 7 16 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी 9 9 ऐड हो रहा है तो कोई भी बच्चा कर लेगा। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, कितना 9 8 17, 17 का मान Q। अब देखिए Q इसमें है क्या, है क्या, है क्या, नहीं, आंसर डी। पूरा करने की जरूरत नहीं है ना। पूरा जो बच्चा करता है वो स्मार्ट अप्रोच नहीं रखता, है ना। देखो जब पता है आपको कि इसमें जो रिलेशन है और 9 9 से बढ़ रहा है, तो पहले ही बार हमने 8 और 9 जोड़ा 17 हुआ, तो किसी भी ऑप्शन में Q से स्टार्टिंग नहीं है, तो बाकी हटाओ यार, क्या टाइम लॉस करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो, अब इसमें आपको बताना है कि त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आयत का। तो भाई पिरामिड का जो निर्माण होता है ना, पिरामिड का जो निर्माण होता है, अगर आप ऊपर इसको बढ़ाएंगे तो पिरामिड का जो निर्माण होता है वो किस पर होता है, उसका बेस क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल पे होगा। और यहां पर अगर आयत के बेस पे अगर आप कुछ बनाना चाहेंगे तो जो 3D फिगर बनेगी वो घनाभ होगा, क्यूबाइड होगा। तो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा, क्यूबाइड। इसमें आंसर आपका क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा, राइट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये देखिए क्या है। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6 होगा, और 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। तो बताइए किसका स्क्वायर रूट यहां पर क्या किया जाए, यहां पे क्या किया जाए। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर इसमें हम लोग, है ना, 4 से अगर भाग दे दें, डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो 9 आ जाएगा, या फिर उधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 आ जाएगा। तो 16 चौके 64, ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा। 64 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट, 64। अगला क्वेश्चन देखो, 64। अब 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इसमें से आपको डिफरेंस छांटना है। तो देखो क्या हो रहा है, 21 4 25, 25 में से 2 घटा दोगे 23 आ गया, यानी +4 -2, 4 4 8 माइनस +4 -2 इसमें दिख रहा है, 12 4 16 +4 -2 इसमें दिख रहा है मेरे भाई, +4 -2 जो सब में दिख रहा है। तो आंसर आपका क्या है, डी होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। ये आपकी नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज तो मैंने क्लास में बहुत सारे रूल बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं। आई थिंक कि सारा बच्चा जो भी मेरे से ऑफलाइन क्लास किया होगा और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेगा, तुरंत देखते देखते बना लेगा। देखो 13 दूना 26 और 1 27, 27 दूना 54 +2 56। फिर इसमें क्या करें, 2 गुना करके 3 जोड़ दो, 115 आ जाएगा। 2 गुना करके 4 जोड़ दो भाई, 2 गुना करके 4 जोड़ दो,
और इसमें आगे क्या करोगे, 2 गुना करके 5 जोड़ दो, तो 2 चौके 8, 5 जोड़ दो, 8 5 13, 3 रिमाइंडर 1 6 1 7, 473 कहीं है क्या? आंसर डी करेक्ट है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा है ना? डेफिनेटली आपने बना रखा होगा, है ना? रिप्लाई कर रहे हो ना मेरे भाई, रिप्लाई हो रहा है कि नहीं? जो बच्चे गांव में चले गए होंगे वो भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी है, तो गांव में चले गए हैं, है ना? अच्छा, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है? बोर्ड में क्या सेटिंग मेंटेन चाहते हैं आप? बोर्ड से कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोग को? अच्छा, ऑप्शन का कलर हल्का है, ठीक है। तो डेफिनेटली कल आपको अब ऑप्शन का कलर हम डार्क कर देंगे, उसको ब्लैक से कर देंगे ताकि प्रॉपरली आपको दिखे। वो बोर्ड की सेटिंग आपको जो है कल से मैं एकदम अच्छा कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो अगला देखो, कर देना इसको, देखते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो, ये बताओ कि किसी भी नंबर सीरीज के प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने आपको थंब रूल क्या बताया था? इसका थंब रूल क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ समझ में आए चाहे ना आए, आप डिफरेंसेज ले लेना। इसका डिफरेंसेज कितना होता है? 5 होता है। इसका कितना होता है बताओ? इसका कितना होता है? 28 और 38 10 हो जाएगा। इसका बताओ कितना होगा? 15 में से 8 गया 7 हो गया, 17 हो जाएगा। और इसका अंतर कितना होगा? 11 में से 5 गया 6 हो गया, 7 में से 5 गया 2, 26 हो गया। इसका अंतर ले लो 5 आ गया, इसका अंतर ले लो 7 आ गया, इसका अंतर ले लो 17 9 26 9 आ गया। तो ये बताइए कि मैंने आपको क्या कहा था कि जब कुछ भी समझ में ना आए, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए, तो बेटा उसका डिफरेंस ले लेना, और डिफरेंस लेने के बावजूद भी समझ में ना आए तो 1 टाइम अगेन डिफरेंस ले लेना। तो देखो डिफरेंस लेते ही आपको समझ में आने लगा होगा कि क्वेश्चन क्या है, राइट? तो 5 2 7 2 9 2 11। अब इसको जोड़ा तो ये आ गया 26 और 11 कितना हो जाएगा बोलो? 37। 37 और 81 जोड़ दो, 7 1 8 8 3 11, 118 बनना चाहिए। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा, नो प्रॉब्लम, मुझे पूरा ट्रस्ट है आप डेफिनेटली कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को, है ना? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं यहाँ पर आपका कल से आप लोग, अब जल्दी ही मैं यहाँ पे एलसीडी लगवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं रिप्लाई कर पाऊँ, हर बच्चे का कमेंट देख पाऊँ, ठीक है ना? ओके देखो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को करिए, क्या होगा बोलो? फटाफट सभी लोग आंसर निकालें, इसका क्या होगा, जल्दी से करें, बताओ भाई क्या होगा? अगर मैं इसका मैं करूं कि कर रहा है? मास्टर को बोलो आंसर करे, कहां है मास्टर? आदर्श, प्रदीप, स्नेहा, प्रिंस, अभिषेक, होम स्टडी प्लस, अनुभव मिश्रा, चलो सब लोग बताओ इसका आंसर करो जल्दी से। मास्टर कहाँ है? बोलो उसको आंसर करे। आजकल तो दिख ही नहीं रहा भाई, वो कहाँ रह रहा है आजकल? चलो चलो बताओ मास्टर आजकल रह कहाँ रहे हो, पहले ये बताओ तुम कहाँ पे हो? अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इसको करते हैं। देखो मैंने बोला ना कि एसएससी का अगर कोई भी पेपर है तो एसएससी वालों को ना स्क्वायर क्यूब से बड़ी मोहब्बत है, तो पहले तुम्हारा जो विजन है वो पूरी तरह से जाना चाहिए स्क्वायर क्यूब पे। इधर देखो 3 का वर्ग कितना होता है?
3 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ऐसे अंतर मार दे भाई तो 4 हो जाएगा, और इसका अंतर स्क्वायर करेगा ना तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 और 27 का डिफरेंस मार दो ना 11 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना। और 36, अब बोलो ना भाई यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि 36 माइनस करें, 67 रखो ना तो 31 आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या बनना चाहिए 67, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया, ये देखो। और इन सब सवालों में भी तुमको स्मार्ट अप्रोच रखने की रिक्वायरमेंट है, हर सवाल को करना नहीं भाई, है ना। ऑप्शन से जो बच्चा नहीं करेगा वो जल्दी नहीं कर पाएगा, ऑप्शन का हेल्प लेना है। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग इसको देखें लास्ट वाले को, 3 2 5 5 3 8, 3 2 5, अब 5 3 8, ठीक है, 8 4 12, लास्ट में मुझे यल चाहिए तो एक ऑप्शन हट गया। अब देखो 7 1 8, 8 1 9 और 9 1 10, इसके पहले मुझे जे चाहिए तो जे चाहिए तो ये भी हट गया, जे चाहिए। अब देखो 24 -3 ओ चाहिए, ओ जे एल यानी आंसर क्या होगा ए, करेक्ट आंसर है ना। तो कुछ ऑप्शन को आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप अपना स्मार्ट अप्रोच रखते हैं तो कुछ ऑप्शन तुरंत हटाए जा सकते हैं। ये देखो ये लेटर सीरीज आ गई, और लेटर सीरीज बनाने का मैंने अप्रोच आपको क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 4 और 5 का बनेगा। और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लेटर चेक कर लो कितना है, एच हो गया, यम हो गया, टी हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, यानी 5 से, यानी कि 4 से ज्यादा हो गया, 5 5 में बांट दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। अब देखो HOMTC होना चाहिए, HOMTC, 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 HOMTC बन रहा है तो O भरा, C भरा, M भरा, T भरा, H भरा, M भरा, अरे मिला लो किसमें मैच कर रहा है, OC MT HM, OC MT HM, देखो कहाँ है OC MT HM, आंसर डी, आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखो 16, यहां पे डाइस, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, ये तो ब्लर हो गया यार, ये तो ब्लर हो गया, कैसे करेंगे इसको, वहां पे देखो कुछ दिख रहा है क्या, ये क्वेश्चन यहां पे पीपीटी बनाए हैं, ब्लर हो गया इसमें, ओके ओपन डाइस है, ओके ओके ओके, चलो देखते हैं, मैं भर देता हूं अंदाजा से ही कुछ। ये क्वेश्चन ब्लर हो गया थोड़ा बेटा, ओपन डाइस का क्वेश्चन मैं अपने से बना दूं क्या, चलो अपने से ही बना देता हूं मैं इसको, ठीक है। यहां पर चलो तुम क्या भर लो, यहां पे 6 भर लो, ठीक है, ओके 6 भर लो, और यहां पर क्या कर लो 6 6 6, यहां पर 2 भर लो, और यहां पर क्या कर लो कि 1 भर लो, यहां 5 भर लो, ठीक है। अच्छा, और यहां पर क्या कर लो, यहां पर क्या कर लो 3 भर, यहां 3 कर लो, यहां 1 कर लो, यहां 4 कर लो। अब आओ देखते हैं, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को, मेन इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य यह है कि ओपन डाइस के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको अपोजिट्स को मार्क कर लेना है, जैसे 3 और 5 अपोजिट है तो 3 और 5 कभी साथ नहीं दिखना चाहिए, जैसे इसमें 3 और 5 साथ दिख रहा तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। और वहां 6 और 2 अपोजिट हैं तो 6 और 2 साथ नहीं दिखना चाहिए, यहां दिख रहा तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। और 3 और 5 साथ नहीं दिखना चाहिए तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए।
तो याद रखिए कि 1 2 5 1 2 5 ये तीनों पड़ोसी हैं, इसे आप ले सकते हैं। तो आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी। तो जो डिजिट मैंने यहां पर भरा है वो डिजिट आप मार्क कर सकते हैं। सबसे ऊपर मैंने 4 भरा है, यहाँ पे 2 भरा है, यहाँ 1 भरा, यहाँ 6 भरा, यहाँ 5 भरा, यहाँ 3 भरा। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले अपोजिट्स को मार्क कर लेने हैं। अपोजिट जब मार्क हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि 3 का विपरीत कौन है? 5 है, 4 का विपरीत 1 है और 2 का विपरीत 6 है। तो 4 और 1 कभी साथ नहीं दिखना चाहिए, 4 और 1 कभी साथ नहीं दिखना चाहिए, और 5 और 3 कभी साथ नहीं दिखना चाहिए। तो देखो इसमें 5 3 साथ में था तो काट दिया, यहां पर देखो 3 5 साथ में था तो काट दिया, यहां पर देखो 2 और 6 साथ में नहीं दिखना चाहिए, 2 6 यहां साथ में था इसलिए काट दिया। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचेगा, आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर क्या कहता है? सरयू ने अलग अलग मूल्यों पर 2 रेफ्रिजरेटर खरीदे, उनके लिए उसने कुल कितना दिया? 80,000 रुपए का भुगतान किया। इनमें से एक को उसके क्रय मूल्य के 3/4 पर, दूसरे को इसके क्रय मूल्य के 4/3 पर बेचने पर उसे इस पूरे संव्यवहार में कुल 8,000 रुपए का लाभ होता है। तो उसे रेफ्रिजरेटर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे अधिक मूल्य पर खरीदा था। ये अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई बात नहीं। मान लो कि उसने टोटल कितने में खरीदा? 2, सरयू ने अलग अलग मूल्यों पर 2 रेफ्रिजरेटर खरीदा है। ठीक, अलग अलग मूल्य पे खरीदा। मान लो एक की कीमत x है और एक की कीमत y है, और कितने में खरीदा? टोटल दोनों कीमत मिला के कितनी हो गई? 80,000। दोनों कीमत अगर मिलाते हैं तो कितनी हो जाती है? 80,000। और फिर कहता है इनमें से एक को उसके क्रय मूल्य के 3/4 पर, यानी कि 3x/4 पर ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है? दूसरे को इसके क्रय मूल्य के 4/3 पर, यानी कि 4y/3 पर बेचा। ठीक है, अभी इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, तो कितने का मुनाफा कमाया? लाभ, प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। यानी कि 80,000 में कोई चीज खरीद रहे हो और 8,000 फायदा कमा रहे हो, तो यानी 88,000 में बेचोगे, है ना। 88,000 हो गया। ये कितना हो गया? 88,000। अब क्या करेंगे? यहां पर ले लो एलसीएम, 4 3 12, 9x हो जाएगा और ये 16y हो जाएगा, और ये 12 से आप उधर गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 0 0, 12/96, 6 9, 12/96, तो 9 जोड़ दो, 96, 400, 105, ये आपका आ गया। अब इसके बाद 2 इक्वेशन आपके बन गए, है ना। तो एक हो गया आपका कितना? x + y बराबर कितना है? 80,000। ठीक है, 80,000 है। और ये कितना आ गया? मल्टीप्लीकेशन तो सही हुआ है ना भाई, देख लेना जरा। 12/96, 6 9, 12/96 और 9 जोड़ देंगे 96 में, 105। ठीक, अच्छा, तो ये कितना हो गया? 1,56,000 हो गया। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 9x + 16y बराबर 1056000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको कोई भी, क्या तुमको निकालना है? किसका वैल्यू निकालना है? जिसे अधिक मूल्य पर बेचा। तो सबसे पहले क्या करो? मान लो इसमें 9 का गुणा कर दो, 9x हो गया और ये 9y हो गया, 9 8 72 हो गया, यहाँ 72 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 16 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? 7y, 7y हो गया। अब 7y हो गया, इधर कितना आ जाएगा? बराबर 0 1 0 5 6 000, इसमें से घटा दो, कितना? 7240, 7240 ले लो। अब इसमें क्या करना है? 7 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा?
7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, 28 और 7 वाटे 56, तो कितना आ गया 48,000। ये किसकी वैल्यू आ गई 48,000, वाई की वैल्यू आ गई है ना। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 48,000 आ गई। ओके, वाई की वैल्यू तुम्हारी 48,000 आ गई। तो y की वैल्यू अगर 48,000 है तो आंसर 48,000 ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है इससे कम ही होगा, क्योंकि 80,000 में ही खरीदा था, तो आंसर 48,000 आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा लेंदी हो गया, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन, ये देखो यहां पे क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है और ये थोड़ा सा पजल आ गया। एक सीधी पंक्ति में लोग किस तरफ की मुख करके बैठे हैं, दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यदि सबका मुंह जो है दक्षिण दिशा में होता है, अगर दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा है तो लेफ्ट और राइट जो है अपोजिट हो जाता है। जैसे कोई अगर आप नॉर्थ फेसिंग हो ना तो दायां बायां आप ही की तरह होगा जिसको आप अरेंज कर रहे हो, लेकिन अगर वो साउथ फेसिंग है तो जिधर आपका दाहिना उधर उसका बायां, जिधर आपका बायां उधर उसका दाहिना हो जाएगा। तो क्या कहता है, सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, किंतु उनका उपरोक्त क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। जे और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, बना लो। फिर क्या कहता है, यक्स जे और यस के बीच में है। यक्स जो है जे और यस के बीच में है। जे और यस के बीच में कौन है, एक्स है। ठीक है, इसको हम 2 तरह से ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, और यक्स के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे है। सारी बातें किसके बारे में हुई हैं, एक्स के विषय में हुई हैं। यक्स जो है जे और यस के बीच में है और यक्स के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। यक्स के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब है कि यही लिया जाएगा, है ना। सारी बातें किसके विषय में हो रही हैं, एक्स के विषय में हो रही हैं। एक्स जो है जे और यस के बीच में है और यच के दाहिने दूसरे स्थान पे है। तो यच के दाहिने दूसरे स्थान पे तभी आएगा जब ये अरेंजमेंट आप ऐसे करेंगे। जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, अभी हम रख लेंगे उसको। आगे क्या बोलता है, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अच्छा, अब एक चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कहता था, एक्स जे और यस के बीच में। ठीक है, जे और यस के बीच में हो गया, और यच के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर। यच का दाहिना उधर होगा जिधर आपका बायां है, तो याद रखिए कि यच को आपको यहां रखना पड़ेगा। ठीक, यच को आपको यहां रखना पड़ेगा, दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे है, दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर, जिधर आपका बायां उधर यच का दाहिना हो जाएगा, यानी सिस्टम वैसे बनेगा। ठीक है, तो जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, क्यू को हम इधर भी ले सकते हैं। कुल मिला के कितने हैं, 2 2 4 2 6, एक 7 व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं। आगे क्या कहता है, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू का बायां उधर होगा जिधर आपका दाहिना है, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, यल है। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए। यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और आई के बाईं ओर, और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आई के लेफ्ट ठीक बगल में बैठा है। आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यानी आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आई के बायां, तो आई का बायां किधर होगा, जिधर आपका दाहिना है, और ठीक बगल में बैठा है, तो आई को यहां पे रख दीजिए। आई को यहां रख दीजिए। क्यू और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। क्यू और यच को आपको क्या बोला, क्यू और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। क्यू और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। ओके, क्यू और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, तो इसका मतलब कि हमको जे को उस साइड में ले जाना पड़ेगा। क्यू को इधर लाइए, क्यू और यच, तो क्यू को यहां रख लीजिए, यच को यहां रख लीजिए। कुल मिला के 2 2 4 2 6 7 लोग हैं, तो 2 लोग तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 7 लोग हो गए। अब यहां पर बोल दिया कि क्यू और यस सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। ओके, अब बाकी लोगों को आप अरेंज कर सकते हैं। क्यू के तुरंत बाद आई को भर लीजिए, इसके बाद यल को भर लीजिए। अब जो बचे हैं उनको भर लीजिए। यस है, यक्स है, जे है, यस यक्स जे।
बेटा ये आपका बनेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बायां उसका किधर होगा, जिधर तुम्हारा दाहिना है, जिधर तुम्हारा दाहिना है ना। जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। अच्छा, अगर इस चीज को हम लोग लेते हैं, जे एच क्यू एस एक्स एल और आई एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू और यस सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, क्यू और यस सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, बिल्कुल, चलो बैठा दिया इनको। फिर क्या बोला था, अच्छा, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। हु एमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के बाईं, ओके, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ओके, तो अगर हम लोग ये लेते हैं, अगर ये अरेंजमेंट क्यू और यस सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठा है, कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट हुआ है लग रहा है। यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल, जिधर इस मेरा क्यू के किधर बोला, बाईं ओर, जिधर मेरा दाहिना उधर इसका बायां होगा, ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा है। और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये भी सही बात है। फिर क्या बोलता है, यहां तक तो सही है। यक्स जे और यस के बीच में बैठा है, एक्स जे और यस के बीच में बैठा है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, बीच में बैठा है। और यच के दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जिधर मेरा बायां उधर यच का दाहिना, ये भी बात सही है, दूसरे स्थान पर बैठा है। जे और क्यू के बीच में, जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, ओके, जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पर गड़बड़ हो गया। जे और क्यू के बीच में अगर दो व्यक्ति बैठे हैं, तो फिर क्यू को अगर हम सिरे पर ले जाते हैं, और यहां पर जब ये बोल रहा कि क्यू और यस सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, ओके, तो दाहिना बायां में फिर इंग्लिश वर्जन इसका देखना पड़ेगा बेटा थोड़ा। इंग्लिश वर्जन क्या है, फेसिंग साउथ, वो तो सही है, बिल्कुल। एक बार फिर से अरेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या बोला कि क्यू और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, क्यू और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, क्यू को यहां बैठाइए, यच को यहां बैठाइए, सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। अब क्या कहता है, यल क्यू के बाईं ओर, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर ये दक्षिण दिशा की जगह अगर ये नॉर्थ फेसिंग होते, तो क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अगर हम करते हैं, जे क्यू, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो बाएं के लिए आ जाओ इधर, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे यल को ले लो, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ठीक है, ओके। फिर क्या कहता है, और आई के बाईं ठीक बगल में है, आई के ठीक बगल में है। फिर क्या कहता है, आई के ठीक बगल में क्यू और यल क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पे है, आई के ठीक बगल में बैठा है, क्यू और यस सीधी पंक्ति में सिरों पर बैठे हैं, ये तो हो गया। अब क्या कहता है, यक्स जे और यस के बीच में बैठा है, एक्स जो है जे और एस के बीच में बैठा है, एक्स जे और किसके, जे और एस के बीच में बैठा है, यस के बीच में बैठा है, ठीक है। फिर क्या कहता है, जे और क्यू के बीच में, जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति होने चाहिए। तो कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग लग रही है, कुछ न कुछ ये इस क्वेश्चन को टाइप करने में कहीं टाइप में मिस्टेक आ गया है, ओके। बाकी जो अरेंजमेंट किया गया था वो सही किया गया था, जो अरेंजमेंट किया गया था वो बिल्कुल सही किया गया था, कहीं न कहीं इसमें मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन के पूछने में। तो इसको मैं एक बार अगेन ट्राई कर लेता हूं, देख लो यहां पर क्या कहता है, कुल मिला के कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, सॉरी 7, 2 2 4 2 2 4 2 6 7 लोग हैं, ठीक है। उनका उपरोक्त क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल यहां तक हो गया। जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, क्यू और जे के बीच में हम दो व्यक्ति को रखेंगे, चलो। अच्छा, और एक चीज और बोला था कि क्यू और एच जो है सीधी, ये लोग जो है क्यू और एच को आप दूर रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रख लीजिए,
ठीक है। अब क्या कहता है कि जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। एक्स जे और यस के बीच में बैठा है। एक्स जे और किसके, एस के बीच में बैठा है। एक्स जो है जे और यस के बीच में बैठा है। चलो इसको हम बाद में बैठा लेते हैं। जे और यस के बीच में बैठा है, यच के और यच के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यक्स जो है किसके, यक्स जो है एच के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो जिधर मेरा बायां उधर यच का दाहिना, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यक्स बैठा लिया। जे और यस के बीच में बैठा है और यच के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बैठा लिया। अब क्या कहता है, और यक्स जो है किसके, जे और यस के बीच में होना चाहिए, वो हम बाद में कर लेंगे। चलो, यल क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यल जिधर मेरा दाहिना उधर इसका बायां, तो यल यहां आ जाएगा। क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा और आई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यहां पर आई को आपको रखना पड़ेगा। अब दो लोग केवल बचे हैं, दो लोग केवल बचे हुए हैं। कौन बचे हैं, यक्स, जे और यस। जे और यस की पोजीशन मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। जे और यस के बीच में अब हम मुझे रखना है, तो जे और यस को रखना है, ठीक है। तो जे को, और इसने कुछ बोला था क्या, जे और क्यू के बीच में दो ही व्यक्ति होना चाहिए। तो जे को यहां रख लो और यस को यहां रख लो, बन गया। अब जो भी सवाल आपसे पूछता है आप बता सकते हैं। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शुरू में, ये प्रॉपर क्वेश्चन बन चुका है। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और जो भी पूछे बता सकते हैं, ठीक है। क्या पूछा इसने, निम्नलिखित में से कौन जे के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो याद रखो कि जिधर मेरा दाहिना है उधर जे का बायां होगा, है ना। अगर ये कोई व्यक्ति है तो जिधर मेरा दाहिना उधर इसका बायां, आंसर यह आएगा। इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में कहीं हमें लगता है कि इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें यस को उधर प्लेस कर दिया था, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम लग गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो एसएससी में भी क्वेश्चन जो है अब पजल आ रही है, नॉर्मल क्वेश्चन बेटा नहीं आ रहा है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से अगर एक बार भी स्लिप हुआ इंफॉर्मेशन पढ़ने में तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। आइए फटाफट इनको बैठाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का। सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत फटाफट बन जाएंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी जानकारी इधर उधर हो गई थी, कोई बात नहीं। 7 सहेलियां प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला आरोही वृत्ताकार स्थित केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं, कोई बात नहीं। आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। सबसे पहले आपको सौम्या को बैठाना पड़ेगा। सौम्या को बैठा दिया। आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। इसका बायां किधर होगा, इसका बायां किधर होगा, सुनो। जब व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है, दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बोलता क्या है, कहता है कि आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आरोही को आप बैठा सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 प्लेस आप रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 रख दिया। अब क्या कहता है, आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। फिर आगे क्या बोलता है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। आप यहां पर भावना को नहीं डाल सकते हैं, भावना को यहां पे रखिए, क्योंकि सौम्या की पड़ोसी भावना नहीं है, तो वहां पे भावना नहीं जाएगी, ठीक है। अब वहां पे क्या कहता है, आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पे तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। तो यहां पर आप उर्मिला को डाल सकते हैं, यहां पे उर्मिला को रख लीजिए। अब क्या कहता है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है, तो ठीक है। तो प्रणवी को तो मैं यहां पे रखूंगा, विनीता और रूपा की पड़ोसी है, तो ये प्रणवी हो गई, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। आप रूपा को यहां नहीं ला सकते हैं क्योंकि सौम्या की पड़ोसी हो जाएगी, तो रूपा को यहां ले लीजिए और यहां पर किसको रखेंगे, जो बचा उसको रख लीजिए। कौन, सौम्या, रूपा, भावना, प्रणवी, विनीता। विनीता यहां पे आ जाएगी। जो भी पूछे बता दो, आंसर करेक्ट है। ये अरेंज हो गया। अब जो भी पूछे बता दो, दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो देखो, आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी है, गलत। सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में बैठी है, गलत। रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है। रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आंसर विल बी सी। ये भी पजल थी, ये भी पजल थी, है ना, लेकिन कोई बात नहीं है। तो देखो फटाफट बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें,
अब यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। अब यहाँ पे क्या कहता है 20 है, कबूतर भालू पक्षी, कबूतर भालू पक्षी, तो कबूतर किसके अंतर्गत आएगा, तुम्हारा जो पिजन है पक्षी बर्ड में आ जाएगा और भालू अलग हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखो 21 देखो, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं। ये देखो कुछ लॉकर चाबियां हैं, ये तुम्हारा लॉकर हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, की हो गया, चाबी हो गया। फिर कुछ चाबियां दरवाजे हैं, ये तुम्हारा डोर हो गया, दरवाजा हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो इनका रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो क्या कहता है कुछ लॉकर दरवाजे हैं। भाई लॉकर डोर होगा ये नेसेसरी नहीं है, गलत है। फिर क्या कहता है सभी चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबियां दरवाजे हैं, ये भी गलत है, दोनों गलत हैं क्योंकि ये दोनों आई टाइप हैं और आई को कभी मिलाया नहीं जा सकता, यानी कि पार्शियल स्टेटमेंट से कभी भी यूनिवर्सल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। बोथ विल बी रॉन्ग, दोनों गलत हैं, बोथ विल बी रॉन्ग, दोनों गलत हैं। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। कुछ लॉकर चाबियां हैं, कुछ लॉकर चाबियां हैं और कुछ चाबियां दरवाजे हैं, तो कहता है कुछ लॉकर दरवाजे हैं, लॉकर के डोर होने की पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, इसलिए गलत है। फिर दूसरा बोलता है सभी चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबियां दरवाजे हैं। भाई पार्शियल से यूनिवर्सल कैसे निकाल सकते हो, गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ओके। ये मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा तुमको। इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टली चेंज हो जाता है, प्रत्येक लेटर इन्वर्ट हो जाता है, जैसे ये एल हो गया, यू हो गया, आर ऐसे हो जाएगा और ये 6 ऐसे हो जाएगा और ये क्यू तुम्हारा ऐसे हो जाएगा और सी तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। अब मिला लो, जिससे मैच कर जाएगा आंसर सही है। तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया और ये भी तुम्हारा गलत हो गया। यल की पोजीशन देख लो, यल यू, ये भी गलत हो गया, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 23, ये सीरीज की पोजीशन आप देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले सीरीज आप एक कोई भी एरो ले लो, एरो क्या करता है एक प्लेस चला, अच्छा एक प्लेस चला, यहां पर पहले बॉक्स की तुलना अगर दूसरे बॉक्स से करोगे तो एरो एक प्लेस चला, फिर इसके बाद आप ऐसे बना लीजिए, इसको खाना खाना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको खाना खाना ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेस चला, फिर इसके बाद देखिए क्या करता है, अब यहाँ से एरो देखो 2 प्लेस चला, 2 प्लेस चला, फिर देखो क्या करता है 1 2 3 प्लेस चला, अब ये 4 प्लेस चलेगा, 1 2 3 4 प्लेस चलेगा, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर किस में है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा तुरंत, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब देखो ट्रायंगल को आप देख सकते हो, ट्रायंगल कहाँ जा रहा है, ट्रायंगल देखो कैसे चल रहा है। ट्रायंगल इसमें नीचे आता है यहाँ पे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा। ट्रायंगल ऊपर होना चाहिए, तो ट्रायंगल देखो यहाँ पर ऊपर है, बाकी उसमें तो है नहीं, तो आंसर इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीरीज का सवाल था, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसमें आपको बताने हैं कि कितने ट्रायंगल हैं। तो बेटा मैंने तुमको ट्रायंगल निकालना पहले भी सिखा रखा है। ये देखो जब किसी भी स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स मिले होते हैं तो उसमें 8 त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है। और जब इसको तुम यहाँ तक काटोगे तो एक ये और एक ये बन जाएगा, +2 हो जाएगा, है ना। और जब इसको तुम यहाँ तक लेके आओगे तो देखो 1 2 और एक ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और एक बड़ा वाला ये हो जाएगा, यानी कि तुम कुल मिला के कितने ट्रायंगल हैं, 14 हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन अब आप करेंगे, ये है पेपर कटिंग फोल्डिंग। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन पढ़ने में थोड़ा इधर उधर हुआ था, जिसके वजह से थोड़ा सा 5 मिनट 3 मिनट आपको लेट हो गया। अभी देखो इधर, है ना, पहले क्या बोलता है कि पहले इसको आपको इधर मोड़ देना है, फिर इसको क्या बोलता है नीचे मोड़ देना है, फिर इसको क्या बोलता है इसको मोड़ देना है। बस आपको खोलने का काम करना है। सबसे पहले खोलोगे तो इसका जो है डायगोनली यहाँ पर तुम्हारा इमेज बनेगा। जब इतना खुल गया, अभी क्या करोगे ऊपर खोलोगे तो सेम चीज यहाँ पर बनेगी ऐसे, और सेम जब इधर खोलोगे तो मिरर इमेज इधर भी बनेगा इस तरह से, और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बताओ ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है भाई, ऐसा डी ऑप्शन दिख रहा है, सीधा डी, तो आंसर विल बी डी। इस तरह से आज आपके 25 क्वेश्चन मैंने जीडी की प्रैक्टिस कराया है, और इस तरह से आपको जो है काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और इसके बाद बैक टू बैक आपकी मैथ की क्लास लगी हुई है। जस्ट मेरे साथ राजेश सर अब आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, ठीक है।
तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग आई थिंक कि रेडी होंगे। आप लोग कहीं मत जाइए, सब लोग जो है बने रहेंगे और मैथ्स की क्लास करने के बाद ही आपको उठना है। आप लोग अपने मोबाइल का डेटा वेटा बढ़ा लीजिए, वाईफाई लगवा लीजिए, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए या रूम में वाईफाई लगवाइए या डेटा बढ़ाइए। लेकिन अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको 7 to 8 लेक्चर रेगुलर मिलेंगे, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अभी आप ही लोग कहते थे कि सर आप जो है इस तरह से मतलब कुछ करिए, तो मैं पूरी तरह से आपको लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्रिपेयर हूँ। तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और अपना आप डेटा प्रॉपर रखिए ताकि जो है पूरी क्लास हमारे यहाँ जो है आप लोग कर सकें। ओके, वेलकम। राजेश सर अब आ रहे हैं, अब आप लोग को मैथ्स किक कराएंगे, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संदेश विथ रवि सिंह के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि रवि सर ने रीजनिंग की एक 25 क्वेश्चन की कंप्लीट प्रैक्टिस कराई है, तो बैक टू बैक आप मैथ की क्लासेस चलेंगी, तो जितनी भी क्लासेस हैं आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी। और ये समझ लीजिए कि अब डेली हम लोग बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से और एक पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग के साथ अब शाम को 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये आपको 4 घंटे नाइट की क्लासेस मिलेंगी। ऐसे ही आपको 2-3 घंटे दिन में क्लासेस मिलेंगी। जैसा कि सर ने कहा है कि डेली आपको 7 से 8 लेक्चर पर डे आपको मिलेगा और एक बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से बहुत फायदा होगा। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है, तो एसएससी जीडी की भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद सीएचएसएल 2022 का एग्जाम आपका मार्च में है, तो उसके बाद हम लोग तुरंत एसएससी जीडी के बाद हम लोग 50 क्वेश्चन 50 दिन का 50 मैराथन लेके आने वाले हैं, कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का। इस सेशन से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, मुझे उम्मीद है। तो चलिए, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सभी को मेरा धन्यवाद। और एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दिए ही होंगे। तो चलिए, अच्छा, जो मैंने सवाल लिए हैं वो सारे के सारे जीडी के सवाल नहीं है, कुछ जीडी के भी सवाल हैं, कुछ दिल्ली पुलिस के हैं, कुछ एमटीएस के हैं। तो जो भी सवाल आपके पेपर में आने लायक है, मैंने वो सारे सवाल लिए हैं। मैं आपको एग्जाम का एक बेस्ट अप्रोच सिखाऊंगा कि एग्जाम में सवाल को कैसे करते हैं। देखिए, स्टडी करना अलग है, क्लासरूम का स्ट्रेटजी अलग है और एग्जाम का एग्जीक्यूशन पार्ट अलग है। वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम सीखेंगे। आपके लिए बिल्कुल हम बेसिक सा सवाल लिए हैं जो कि एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। जैसे बड़ा छोटा सा सवाल है, 5 लीटर का 8% कितना होगा। अब 5 लीटर का 8% पूछा गया एमएल में, तो बहुत आसान है ये। तो एक बार थोड़ा मुझे हेल्प करिए। ये बोर्ड, अभी ये फर्स्ट टाइम इस बोर्ड को मैं यूज कर रहा हूं, तो थोड़ा सा इससे यूज टू हो जाऊंगा 1-2 दिन में, ठीक है ना। चलिए, पैटर्न बदले हैं लोग, आज हमें भी दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार लगा दीजिए दोबारा, कोई बात नहीं। तब तक हम बच्चों से बातचीत करते रह रहे हैं और अभी सारी चीजें एलईडी यहाँ लग जाएगी, तो कमेंट भी आपका हम पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएगा लिखने के लिए, पेन यूज करेंगे, ये इरेजर है। और नेक्स्ट पे नेक्स्ट करना होगा, फिर इसको क्लिक करेंगे, ये हटेगा, फिर आप ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, बहुत अच्छा सा सवाल है। दिया गया 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 5 लीटर का मतलब 5000 ml। बहुत आसान है। एसएससी जीडी में इसी लेवल का सवाल पूछा जा रहा है। अभी हमने एनालिसिस किया है कि एसएससी जीडी में क्या लेवल है। तो 5 लीटर का मतलब 5000 ml और इसी का पूछा गया 8%, इसी का 8% निकालना है। तो ये परसेंट का मतलब 2 0 कैंसिल हो गया, 400 ml। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, किसी भी सवाल के लिए 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं है। मैं ये 20 सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में, 25 मिनट में करा दूंगा, जो एग्जाम का अप्रोच होगा। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट हो गया तो भी बताइएगा, हम आपके कमेंट्स को रीड कर रहे हैं। देखिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है।
जो एसएससी जीडी में इस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए मेरे बच्चों, दिया गया कि 1.2 किलोमीटर का 34%। अब जैसे मैंने 34 देखा, इसका मतलब 34 का मतलब ये हो गया, अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो 1.2 किलोमीटर को अगर 1000 से हम गुणा करें तो ये किलोमीटर से मीटर, और मीटर को 100 में गुणा करें तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई? अब इसका निकालना 34%, इसका 34%, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से गुणा आप करोगे, ये वाला पॉइंट इससे खत्म हो जाएगा। 12 36, 360 और 48, 408, और यहां क्या बचेगा? 2 0, यानी कि 40,800 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही सारा सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। तो जो भी एसएससी जीडी से रिलेवेंट सवाल है वो हम सारे के सारे आपको करा रहे हैं। चलिए मेरे बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोलो, है भाई? चलिए इस सवाल को करिए सभी बच्चे। कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं। रवि सिंह इलाहाबाद में नंबर 1 टीचर है। बिल्कुल, इलाहाबाद में नहीं, इंडिया में नंबर 1 टीचर, इलाहाबाद में नहीं है। चलिए हाँ ठीक है, ये करिए। 9/40 को प्रतिशत में बदलने पे क्या प्राप्त होगा? अब 9/40 को प्रतिशत में बदलना है तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलना तो गुणा करना पड़ेगा। 2.5, 18 और 4.5, 22%। तो ऑप्शन इसका नीचे है, 22.5% इसका करेक्ट आंसर होगा। 22.5%, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, सारे के सारे सवाल आपके जीडी लायक हैं, जो अभी हम आपकी जीडी की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जो जीडी में सवाल पूछे जाने वाले वो सवाल हम लेके आए। ठीक है भाई? सर सेमिनार में कुछ खिला पिला रहे हैं। हाँ, 17 तारीख को एक महा सेमिनार रखा गया है जिसमें आपके संदेश विद रवि सिंह में एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया है 17 तारीख को। तो आप सभी का स्वागत है, जितने बच्चे भी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, आपका भी स्वागत है, आपका भी वेलकम है। आप आएंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो 17 तारीख को एक हम लोग और बहुत सारे लोग आएंगे, जिससे आपको बहुत सारी चीजें मोटिवेशन मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। आपका फ्यूचर कैसे जाएगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आगे की चीजें प्लानिंग करनी है, वो सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है सर, मंडे को सीट चाहिए। ठीक है ठीक है, बिल्कुल भाई, मिल जाएगा। चलिए आइए सवाल करिए। इसको प्रतिशत में बदलना है यार, बताइए कितना आसान सवाल है। अगर मेरे बच्चों कोई वैल्यू नहीं लिखी गई है तो इसके नीचे 1 है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो तो 2400 में आंसर आ जाएगा 240%। इसी को लिख सकते हो 240%। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों ने आंसर दिया? बच्चे आंसर सही कर रहे हैं? देखते रहिएगा कितने बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए भाई नेक्स्ट। ये बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया कि 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत ये है। सवाल क्या पूछा गया है? व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज इतना, जिसके साथ ऑफ रहता वो बेस वैल्यू होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत इतना है, यानी 2.4 ये बेस वैल्यू होगी और ये है 3.2। तो रेशियो बना लें 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, यानी हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि 3 मीटर का कितने प्रतिशत 4 मीटर है, यानी 3 मीटर का कितने प्रतिशत 4 है, यानी 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3। सवाल को समझिए, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3। तो इसका मतलब इसको कैलकुलेट करें तो 4/3 इंटू 100 होगा, और इसको सॉल्व करें तो 133:1/3% ये हो जाएगा। 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत ये। बात आपको समझ में आया कि नहीं? सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? मेरी बात क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन यार इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत टाइप हुआ। कोई बात नहीं, ये 13 नहीं होगा, ये 1/3 मिसिंग है, 133 से 1/3। उम्मीद है कि बात समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होगी। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए कितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं। इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज द स्पेल्ड विथ एफ इन द प्लेस ऑफ पीएच, व्हाट विल बी द परसेंटेज रिड्यूशन इन द नंबर ऑफ लेटर। यानी जहां पीएच लिखा हुआ है वहां एफ लिखना है। तो एक बात बताइए, अगर यहां पीएच लिखा हुआ तो क्या लिख दें? एफ। यहां भी पीएच लिखा हुआ तो क्या लिख दें? एफ। तो पूछा गया कितने प्रतिशत की कमी हुई, रेड्यूस हुआ कितने %। तो प्रतिशत कमी क्या होता है? आप कहोगे सर प्रतिशत कमी बहुत आसान होता है, कितने की कमी हुई, और नीचे लिखते हैं इनिशियल वैल्यू IV,
इनिशियल वैल्यू इंटू 100, इनिशियल वैल्यू का मतलब प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। तो पहले कितना लेटर था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 था और अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई, 2 की। इनिशियल वैल्यू क्या था इसका? 10, इंटू करेंगे 100 से, तो हम बोल सकते हैं कि इसके लेटर में 20% का रिड्यूस हो गया, 20% की कमी आई है। उम्मीद है कि समझ गए हैं सभी बच्चे, क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 1 मिनट दोबारा से बता देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया है, जो बच्चा पूछ रहा है दोबारा से देखिए, 2.4 मीटर का कितने % ये है। आप ये मत समझिए इस ऑप्शन को देख के ये मत समझिए कि इससे रिलेशन पूछा गया, नहीं, ऑप्शन देख के सवाल नहीं करना है। देखिए सवाल की थीम को समझिए, 2.4 मीटर का ये बोला गया है, कितने प्रतिशत ये है, कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है, तो ये बेस वैल्यू होगी। जो बच्चा पूछा है समझिए, ये बेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो 133 आएगा, लेकिन इसमें 1 3 मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा गया। देखिए ऑप्शन से देख के नहीं करना है ना, बेस्ट तरीका समझना, हम आपको बेस्ट तरीका सिखाएंगे। चलिए बताइए भाई, दिया गया किसी बक्से में 780 केले हैं, जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत बताइए। तो ये आपको दिख रहा है, ये 130 है, 780 है। रेशियो बनाए तो क्या होगा? डायरेक्ट रेशियो बना लीजिए। 13 से कितनी बार में? 6 बार में, यानी 6 में से 1 केले सड़े हैं। तो अगर 6 में से 1 केले सड़े हैं तो कितने सही है? 5, यानी 5 सही है 6 में, और 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 250/3, और 250/3 को सॉल्व करोगे आप तो 83 सही 1/3 या फिर 83.33। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। हालांकि आपको ये डायरेक्ट देख के तुरंत बता देना चाहिए कि 5/6 का मतलब 83:33% होगा। बोलिए, अरे क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बोलिए। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? पेन कलर ब्लैक, ठीक है, पेन कलर ब्लैक ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बच्चों को दिक्कत होगी तुरंत बताइए। यदि किसी संख्या के 85% को, सवाल समझिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या मिल जाती है। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। कोई भी संख्या कितना होता है अपने आप का? 100% होता है। एक बात बताइए आप कि 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो संख्या मिल जाती है, यानी 100% मिल जाती है। इसका मतलब 85 में 75 जोड़ने से संख्या मिल रही है, यानी 100%, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल ऑफ 15%। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये 15% की वैल्यू 75 है, और पूछा गया संख्या, संख्या का मतलब 100%, संख्या का मतलब 100%। तो ये 15 का 5 गुना है, तो 100 का 5 गुना कितना होगा? 500। 100 का 5 गुना कितना होगा? 500। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताइएगा। सारे बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं, सही बता रहे हैं बच्चे? ठीक है, चलिए चलो भाई नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ 40% ऑफ ए नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर, यहां दिया गया सेम नंबर, इज 70, देन द नंबर इज, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, यानी अगर एक संख्या का 40% है और ये संख्या का 30% है तो दोनों का योग 70 होगा, और 70% की वैल्यू 70 है तो संख्या क्या होगी? संख्या होती है 100%। तो 70% की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू 100 हो जाएगी। 70% की वैल्यू 70 है तो 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नंबर क्या होता है? 100%। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन ए क्लास इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36, देन द नंबर ऑफ बॉयज। किसी भी क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं, जो टोटल स्टूडेंट होते हैं, वो 100% हो सकते हैं? बोलिए, अरे बोलो हाँ या ना? 100% हो सकते हैं। तो अगर हम बोले कि 60% बॉयज हैं
अगर 60% बॉयज है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि 45% गर्ल्स होंगी। हम बोल सकते हैं कि अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़की होंगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी इनकम का 90% एक्सपेंडिचर करते हो, इसका मतलब कि 10% बचाते हो। अगर मैं बोलूं कि आपकी क्लास में 90% बॉयज हैं, इसका मतलब कि 10% गर्ल्स हैं। अरे बोलो, तो 60% लड़के हैं और 45% लड़कियां हैं। 45% लड़कियां हैं। तो देखो डायरेक्ट करने का तरीका देखिए, और लड़कियों की संख्या 36 है। चलो मैं बिल्कुल आराम से कर देता हूं, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों का भी दिक्कत होगी। तो लड़कों की संख्या बतानी है, यानी 60% की, 60% की वैल्यू बतानी है। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, लड़के 60% है तो लड़कियां हैं 40% और लड़कियां 36 हैं, यानी इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बतानी। इसको रेशियो बना लो, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 का 12 गुना तो 4 का 12 गुना 48, 3 का 12 गुना तो 4 का 12 गुना 48 होगा ना। ये 58 नहीं होगा, 48 होगा, 48 होगा। क्या उम्मीद है कि बात समझ गए? तो लड़कों की संख्या 60%, ठीक है ना। चलिए 48 होगा। बच्चे आंसर कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़े भाई। तो सारे के सारे यही लेवल के सवाल आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम आपको जीडी की प्रैक्टिस करा रहे हैं, मैथ रीजनिंग दोनों बैक टू बैक चलेगा, आप समझिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए ये सवाल आपका डीपी हेड कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया है। दिया गया कि एक क्लासरूम में 160 स्टूडेंट हैं और जिसमें 70 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए। क्या बताऊं, 70 लड़कियां हैं आउट ऑफ 160 में, खत्म। इसमें क्या करना है, 0, 4 से 4 बार में और 4 से 25 बार में। अब इसको भाग दो तो 6.25, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 1.75, तो 43.75, 43.75। कैलकुलेशन आपको हवा में करना है, बिल्कुल फास्ट करना है, खुद को पता नहीं चलना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए, आपको सबसे आगे रहना है। और ये संदेश आपको सबसे आगे रहने में 100% आपके साथ खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी, ठीक है। तो अभी आप डेली हम लोगों से जुड़ सकते हैं 7 से 9 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 10 को दोबारा देखें। चलिए 10 को दोबारा देख लेते हैं। बच्चा कमेंट किया है, एक क्लास में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, अगर 60% 60% लड़के और 36 लड़कियां हैं, अच्छा 60% गर्ल्स हैं, तो क्या हो जाएगा ये 40%। हाँ कमेंट कर दिए, नहीं हो पाएगा। बच्चों कमेंट कर दीजिए, बच्चों को। मेरे बच्चों थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए क्लास आपकी यहीं पे हमें स्टॉप करनी पड़ रही है। तो आज के लिए सॉरी, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया है, चूंकि ये माइक अभी ये जो है इसमें अभी सेल लगाया गया बट ये चल नहीं पा रहा है, तो आज के लिए सॉरी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बच्चों से माइक का बैटरी खराब हो गया, ठीक है।
चलिए लिख दीजिए कि कोई थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, बच्चे हैं समझ जाएंगे, ठीक है, बाय बाय, नाइस टू मीट यू।